हेलो एवरीवन। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे फिजियोक्रेसी, प्रकृतिवाद। सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है कि प्रकृतिवाद का जन्म कैसे हुआ, फिजियोक्रेसी कैसे प्रचलन में आया। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स कि प्रकृतिवाद वणिकवादी विचारधारा जो है उसके विरोध में ही प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। वणिकवाद का जब विरोध हुआ तो फ्रांस के अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक बुराइयां पैदा हो चुकी थी। फ्रांस में वणिकवाद के कारण काफ़ी बुराइयां वहां पर पैदा हो गई थीं, जिस कारण फ्रांस के विद्वान जो लोग थे इन बुराइयों के लिए वणिकवाद की जो नीतियां थीं उनको ही उत्तरदायी उनका मानने लगे कि इसके कारण, वणिकवाद के कारण फ्रांस में कई ज़्यादा बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राकृतिक नियमों, नियंत्रणों और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की जगह उचित समझा जाने लगा। तो इसके लिए वणिकवाद ने क्योंकि वणिकवाद में आपको मैंने कल तक बताया था कि किसको जन्म दिया, भौतिकतावाद को, पैसे को, सोना चांदी, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो जिससे अब लोगों को लगने लगा कि हमारा सुख और चैन क्या हो रहा है, छिन रहा है। तो इस तरह से लोगों में वणिकवाद के प्रति विमुख होने लगे, उसके प्रति उनका जो एक उनकी तरफ का जो रुझान था वो क्या होने लगा, कम लगा। तभी लोगों ने प्राकृतिक व्यवस्था की प्रति उनका मोह उमड़ने लगा। तो अब हमें ये समझना होगा कि प्रकृतिवाद का आशय क्या है, प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है। जैसे हम कह रहे हैं फिजियोक्रेसी एक फ्रांसीसी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक टूपो द नेमूर ने 1768 में किया था। फिजियो का अर्थ है प्रकृति और क्रेसी कहते हैं शासन प्रणाली को। इस प्रकार इसे प्रकृति का शासन या रूल ऑफ नेचर कहा जाता है। इस प्रकृतिवाद विचारधारा के मूल संस्थापक फ्रैंको कैने थे। कौन है इनके संस्थापक? फ्रैंको कैने। तो प्रकृतिवाद का अर्थ हमने समझा। अब इसको जन्म देने के कौन कौन से कारण हैं, कैसे प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। स्टूडेंट्स, यूरोप में लगभग 300 वर्ष तक वणिकवाद का ही, मर्केंटिलिज्म का ही बोलबाला रहा। इसके पश्चात फ्रांस के विचारक वणिकवाद के क्या हो चुके थे, ज़बरदस्त आलोचक हो चुके थे, उसकी क्रिटिसिज्म करने लगे थे, उसके प्रति उनका रुझान कम हो गया था। तो उन्होंने व्यापार व उद्योग धंधों की जगह अब एग्रीकल्चर को, कृषि को और कृषक को विशेष एडवांटेज देने का सोचा और उसे विशेष महत्व दिया जाने लगा, जिससे उनके जो थॉट्स है वो लोकप्रिय होने लगे, लोगों के समझ में आने लगे। तो वणिकवाद की, अब हम ये कह सकते हैं कि मर्केंटिलिज्म की जो बुराइयां थी उसी के परिणाम स्वरूप फिजियोक्रेसी का जन्म हुआ। तो क्या कह सकते हैं कि वणिकवाद की बुराइयों के कारण प्रकृतिवाद का जन्म हुआ है। तो प्रकृतिवाद का जन्म देने वाली कुछ विशेष की कोई घटनाएं हैं जिनके कारण प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। तो सबसे पहला जिसे माना जाता है प्रकृतिवाद के जन्म का कारक, वो है राजद्वार का अपव्यय, यानी कि जो राज्य का पैसा होता है, राज्य का जो पैसा होता है उसका मिसयूज होने के कारण प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, 14वीं सेंचुरी से लेकर 16वीं सेंचुरी तक लुई वंश का शासनकाल अत्याचारों की लंबी गाथा बन चुका था। सब जानते हैं कि 14वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी तक जो लुई वंश का शासक था उसने अपनी जनता पर काफ़ी अत्याचार किए थे। राजा विलासिता का जीवन बिताने के लिए अपनी ही प्रजा का शोषण करता था और राजा कहता था कि मैं राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। राजदरबार के प्रत्येक व्यक्ति जनता के लिए राजा बैठा था। राज का उसका जो उपयोग था, जो जनता के पैसे का उपयोग था, राज्य का जो पैसे का उपयोग था, वो जनता के लिए न होकर राजा सिर्फ अपने परिवार के लिए ही करता था। राज्य में इसके कारण
डे बाय डे क्या होता था, ऋण का भार बढ़ने लगा और इससे दयनीय स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो इस कारण से वणिकवाद को समाप्ति की ओर को जाने लगा और प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। तो हम कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि जो मनी थी, जो स्टेट की पूरी मनी थी, वो राजा ही यूज करने लगा और पब्लिक के लिए उसका यूज नहीं होता। नेक्स्ट हम बताएंगे अनावश्यक करारों पर जो टैक्सेशन है वो अनावश्यक लगाए जाने लगे। राजदरबार के भारी जो अब व्यय कर रहा था, वो जो बहुत ज़्यादा मिसयूज पैसे का कर रहा था, उसकी जो रिकवरी करनी थी वो जनता से ही की जाती थी। और जैसा कि हमें पता है, जब पब्लिक से रिकवरी की जाती है तो किस रूप में की जाती है, टैक्स के रूप में। तो इसी तरह से अनावश्यक करारोपण जनता के ऊपर किया जाने लगा, जिससे निर्धनों का जीवन बहुत नरकपूर्ण हो गया, उनके लिए बहुत दयनीय स्थिति उत्पन्न होने लगी और बड़े बड़े भूखंडों पर पादरियों और जो धनी लोग थे उनका ही कब्जा होने लगा। तो लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे और इस तरह से जो किसान था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था। जमींदारों का क्रूर अत्याचार हो रहा था। तो इन्हीं कारणों से फ्रांस में क्रांति आई और रोमन साम्राज्य का पतन भी होने लगा। फिर है वणिकवादी नीति। संपूर्ण फ्रांस, जो उस समय वहाँ के वित्त मंत्री थे कॉलबर्ट, कल मैंने आपको वणिकवाद पढ़ा था, कॉलबर्ट के थॉट्स भी बताए थे, तो उसी में वित्त मंत्री कॉलबर्ट के आर्थिक नियंत्रणों से फ्रांस क्या हो चुका था, त्रस्त हो चुका था। यहाँ व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया था। आंतरिक व्यापार की अपेक्षा विदेशी व्यापार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो लेबर और जो किसान थे उनका शोषण करके देश में सोने चांदी का संग्रह को बढ़ाया गया था। आपको अब तो याद ही हो गया होगा, अगर आपने मुझे सुना होगा और उसे और 2-4 बार और सुनने की कोशिश की होगी। तो क्या होता था, मर्केंटलिज्म में सोने चांदी को ही रखा जा रहा था, तो किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे थे, सोने चांदी का संग्रह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो प्रकृतिवादी विचारक कृषि सुधार कार्यक्रम की ओर आगे को बढ़ाने लगे। उनके विचारों ने लोगों को कृषि की ओर आकर्षित किया था। तो इस तरह से फिजियोक्रेसी का जन्म हुआ। इसके बाद अब हम आएंगे, फ्रांस का हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे इंग्लैंड की कृषि क्रांति। जो इंग्लैंड का में रेवोल्यूशन आई थी ग्रीनलैंड की, तो उसमें देखिए प्रकृतिवाद के जन्म में इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंग्लैंड में भूमि सुधार कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से लागू किए जा रहे थे, जिसके कारण स्टूडेंट्स वहाँ पर अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा। जब भूमि सुधार के कार्यक्रम होने लगे, भूमि अच्छी बनाई जाने लगी, कृषि योग्य की जाने लगी, तो अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा। किसानों की दशा में परिवर्तन होने लगा, वो अपने बेटर स्थिति को उत्पन्न करने लगे। इंग्लैंड की कृषि क्रांति फ्रांसीसी विचारों को प्रभावित कर चुकी थी, जिस संदर्भ में कैने ने एक जगह पे लिखा है कि उन्होंने ये कहा है कि एक किसान था, उसने अपने देश में कृषि सुधार कार्यक्रमों को अपनाया। अब फ्रांस के लोगों का विश्वास व्यापार की अपेक्षा कृषि के कार्य को बढ़ने लगा था। तो इंग्लैंड की कृषि क्रांति जो आई, तो उसे देखकर अन्य देशों के, यूरोपियन देशों के लोगों पर यह असर पड़ा कि उन्हें भी लगा कि मर्केंटलिज्म की जगह पर हमें फिजियोक्रेसी को अपनाना चाहिए। तो फिर अब इस तरह से वणिकवाद का पतन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृतिवाद का जन्म शुरू हुआ। ये तो हमने आपको बताया कि प्रकृतिवाद का जन्म कैसे हुआ। अब मैं बताऊंगी आपको प्रकृतिवादियों के आर्थिक विकास। उस समय के जो प्रकृतिवादी थे, इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ द फिजियोक्रेट्स। प्रकृतिवाद के जो प्रमुख विचार हैं उनको कई पॉइंट में आपको समझाऊंगी। जैसे सबसे पहली जो उनकी थ्योरी है बच्चों, वो है प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल ऑर्डर्स। इसमें हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद इस व्यवस्था को, इस थ्योरी को प्राकृतिक व्यवस्था का विज्ञान भी कहा जाता है। साइंस ऑफ द नेचुरल ऑर्डर भी से कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल ऑर्डर भी से कहा जाता है।
इस व्यवस्था का जो थ्योरी है, इसका संकेत रूसो के ग्रंथ में मिलता है। यह व्यवस्था प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही चलती है। इस व्यवस्था में किसी को दुख या कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। प्राकृतिक नियम सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए नियम स्वार्थी होते हैं। तो इसके अंतर जो प्राकृतिक व्यवस्था, प्रकृतिवादियों की जो व्यवस्था थे, इसमें ये समझाया जा रहा है कि प्रकृति की जो व्यवस्था है वो क्या होती है, उसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि प्रकृति जो दे रही है वो सबको इक्वल बेस पे देगी, बराबर देगी। प्रकृति के जो नियम हैं वो सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति प्रदान कर रही है। जबकि व्यक्ति के द्वारा बनाए गए जो नियम होंगे वो क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार जो नियम होते हैं, प्रकृतिवादी नियम, वे क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, ईश्वर की देन होती है। अतः यह व्यवस्था पवित्र मानव कल्याण के विकास के लिए ही बनाई जाती है। तो प्रकृतिवादियों का विचार था कि इस व्यवस्था को अगर हम अपना लेते हैं, इस व्यवस्था को हम आत्मसात कर लेते हैं, तो इसके बाद अनेक लाभों की जानकारी हमें हो जाएगी। तो इस तरह से वह कभी भी इसके लाभों से अस्वीकार नहीं कर सकते कि इससे कितने ज़्यादा प्रकृति के द्वारा हमें लाभ प्रदान होते हैं। इस व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने के लिए कैने ने कहा था, उन्होंने उस समय सुझाव दिया था कि राज्य को ऐसी शिक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिए जो लोगों को प्राकृतिक व्यवस्था की जानकारी प्रदान कर सके। यानी कि राज्य में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो कैसा मैनेजमेंट प्रदान करे, ताकि नेचर से जो प्रकृति की जो व्यवस्था है उस सबको प्रदान की जा सके। तो इस संबंध में प्रकृतिवाद रूसो के प्रकृतिवाद से भिन्न है। रिस्ट ने लिखा है कि प्रकृतिवादियों में जंगलीपन या बर्बरता का कोई लक्षण नहीं था। वह प्रतिष्ठित और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। तो रिस्ट भी लिखते हैं कि प्रकृतिवादी जो लोग थे वो बड़े सीधे थे, उनमें कोई इस तरह की कोई लक्षण नहीं थे कि वो बर्बरता प्रदान करेंगे या युद्ध करेंगे। वे सब लोग सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति होते थे। तो इस तरह से जब हमने जाना कि फिजियोक्रेसी किसे कहते हैं, इसको जन्म देने के कौन कौन से कॉजेज हैं और प्रकृतिवाद का विचार का जो सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत प्रकृतिवाद इस तरह से जाएगा कि प्रकृतिवाद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रकृतिवाद की विशेषताएं क्या क्या है। प्रकृतिवाद की विशेषताएं कई हैं। तो देखिए, जो हम प्रकृतिवाद की फिजियोक्रेसी की जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्राकृतिक व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। यह आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होती है। हमें नेचर से क्या हो रहा है, नेचर में क्या चल रहा है, इसका कोई हमें आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, उसका एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। यह आप देख के, हम लोग देख के प्राप्त कर लेते हैं कि प्राकृतिक व्यवस्था क्या चल रही है। प्राकृतिक व्यवस्था मनुष्य को बहुत ज़्यादा आनंद प्रदान या आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं वो एक सार्वभौमिक सत्य है, ये इसमें कोई आडंबर नहीं होता। प्राकृतिक व्यवस्था भगवान के द्वारा पूरे विश्व के लिए बनाई गई है, इसमें कृत्रिमता का अंश नहीं होता। जैसे मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि जो फिजियोक्रेसी है या फिजियोक्रेसी जो है, ये सबके लिए समान रूप से पूरे वर्ल्ड में जो है सबके लिए एक समान बनाई गई है। इसमें कोई आपका आर्टिफिशियल कुछ भी इसमें एफर्ट्स नहीं किए जा सकते हैं। प्राकृतिक विधान नियमों तथा व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित होते हैं। तो प्राकृतिक व्यवस्था के लिए एडम स्मिथ क्या थे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक व्यवस्था ने एडम स्मिथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था और उनके आर्थिक विचारों में प्रकृतिवाद की छाप भी दिखाई देती है। जब एडम स्मिथ ने अपने थॉट्स दिए हैं, वो साफ झलकता है कि वो फिजियोक्रेसी से काफ़ी प्रभावित थे। व्यक्तियों एवं संस्थानों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया था, फलतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना जोर पकड़ने लगी थी। मर्केंटिलिज्म में क्या हुआ था, लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे, धन संग्रह करने में पागल हो रहे थे, ठीक है ना, ज़्यादा ज़्यादा प्रयास करके वो सोना चांदी इकट्ठा कर रहे थे आने वाले समय। तो ऐसा फिजियोक्रेसी में क्या था कि व्यक्ति स्वतंत्र था और अपनी स्वतंत्रता की जो उसकी
स्वतंत्र था, उसको पुरजोर करके वो जीने के लिए स्वतंत्र था। तो इतना हमने जब जाना कि प्रकृतिवाद के द्वारा हमने क्या देखा कि इसमें प्रकृति से संबंधित कृषि को अधिक महत्व दिया गया। तो प्रकृतिवादियों ने कृषि को महत्व क्यों दिया इतना ज़्यादा, इसके भी कई कॉजेज हैं, इसके भी कई कारण हैं। उन कारणों को मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करती हूँ कि कई कारण हैं जिसके कारण प्रकृतिवादियों ने कृषि को अधिक महत्व दिया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि प्रकृतिवादियों ने के अनुसार भूमि में हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसे ईश्वर देता है, क्योंकि उद्योग धंधे से मिलने वाली चीज़ व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। तो नेचर से आप सबको पता है जो भी मिलता है वो नेचर प्रदान कर रहा है, तो उसे हम मानते हैं कि वो ईश्वर के द्वारा हमें दिया जा रहा है। जबकि जो इंडस्ट्री से हमें मिलने वाली चीज़ें होती हैं वो हम प्रोडक्ट करते हैं, हमारी उसमें कोशिश होती है, इंसान का एफर्ट्स होता है, तो वो चीज़ें इंसान के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट कॉज है कि फ्रांस के धनी व्यक्ति व पादरी अपना विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास बड़े बड़े भूखंड थे, यानी कि भूमियाँ उनके पास इतनी ज़्यादा थी जिस पर कृषक थे वो खेती करते थे। कृषक इन्हें लगान देते थे। यदि खेती करने के बाद किसानों को पर्याप्त आय नहीं होगी तो वे जो धनिक पादरी थे जो उनसे कृषि का कार्य कराते थे तो वो लगान कहाँ से देते, तो उनका विलासी जीवन कैसे चलेगा। तो जो पादरी लोग थे वो अपना जो उनकी लैंड थी वो ज़्यादा गरीब किसानों को देते थे और गरीब किसानों से लगान ले लेते थे और इससे वो कमाते थे और अपनी जो फैसिलिटीज़ थी, जो विलासीपूर्ण जीवन था, उसको व्यतीत करते थे। नेक्स्ट आपको ये होगा कि प्रकृतिवादियों का प्रमुख विचारक जो थे केने, वो स्वयं क्या थे, बहुत बड़े भूस्वामी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि अपनी थी। जब वही कृषि व्यवसाय को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे तो उनके पीछे पीछे उनके जितने भी समर्थक थे वो भी प्रकृतिवाद के समर्थक बन गए। तो इस तरह से प्रकृतिवाद का जन्म हुआ और प्रकृतिवादियों का ने ही कृषि को महत्व दिया। इसको आगे को पढ़ने के लिए मैं आपको कल बताऊंगी। गुड डे।